Good evening all of you. Welcome back to my Vector Calculus lecture series. ठीक है, आज थोड़ा सा गैप के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। आज की क्लास में तो हम नॉर्मल किसी वेक्टर के इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लीनियर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल पे बात करेंगे, किसी वेक्टर के लाइन इंटीग्रल पे। लाइन इंटीग्रल हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास f कोई फंक्शन है, वो स्केलर वेक्टर फंक्शन है, सॉरी स्केलर फंक्शन है। स्केलर वेक्टर तो क्या होता है, स्केलर फंक्शन है, तो उसका हम dr तो वेक्टर होगा, उसके साथ हम किस तरह करेंगे। हमारे पास यदि कोई वेक्टर फंक्शन है, f कोई वेक्टर फंक्शन है, तो हम dr के साथ उसका f डॉट dr का इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे, या f क्रॉस dr या dr क्रॉस f, इस सब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये भी हम आगे क्लासेस में करेंगे। इसके बाद थ्योरम्स होती है, ग्रीन्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी, कभी ना कभी नाम सुना होगा। ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इन थ्योरम्स पे भी बात करेंगे, जो आप जानते हैं वेक्टर में कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उन सब पे भी हम बात करेंगे, या कुछ रिजल्ट होंगे और फिर एग्जांपल हम बात करते हुए चले जाएंगे। आज की क्लास में जब हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी सिंपल वेक्टर का इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर किसी वेक्टर का, सिंपल किसी वेक्टर का ओनली इंटीग्रेशन करते हैं वन वेरिएबल में। मान लिया मेरे पास f वेक्टर ऑफ t इस तरह है, f1 ऑफ t हमने डेरिवेटिव कैसे किया था, प्लस f2t j कैप प्लस f3 ऑफ t k कैप, इस तरह मेरे पास फंक्शन है। तो मुझे यदि इसका इंटीग्रेशन करना है dt, तो मैं इन सब का भी इंटीग्रेशन करूंगी। किसके लिए, dt के लिए। dt के साथ इन सब का भी इंटीग्रेशन होगा और ये इंटीग्रेबल हो गए तीनों फंक्शन, तो ही हमारा f वेक्टर है वो इंटीग्रेबल फंक्शन होगा और इसका इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये बात होती है हमारे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर की। किसी वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है, उसके अलग अलग कंपोनेंट का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम डोमेन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव वेक्टर की बात कर रहे थे, तीनों का अलग अलग कर रहे थे, इसी तरह हम इंटीग्रेशन में भी बात करेंगे कि हम किस तरह करेंगे, कि हम तीनों का कंपोनेंट का करेंगे और हम इसका इंटीग्रेशन उसे बोलेंगे। ठीक है, इस तरह हम करते हैं ये इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के साथ हमारा जो आपने देखा होगा, हम इंटीग्रेशन x का dx करते हैं तो क्या करते हैं, x² 2 तो होता ही है, साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता है। तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1i कैप, इसके साथ होगा c2j कैप, इसके साथ होगा c3k कैप, या हम तीनों को एक साथ लिख देंगे c वेक्टर। ये कांस्टेंट वेक्टर होगा c वेक्टर, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस c वेक्टर करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये हमारा यहाँ पे वेक्टर्स में। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाते हैं c1, c2, c3, क्योंकि हम यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इन्हें वेक्टर में हम किसी कांस्टेंट वेक्टर की तरह लिख सकते हैं। देखो, यदि एग्जांपल देखो, यदि f वेक्टर ऑफ t मुझे दिया है 1 अपॉन t² अपॉन, ये दिया है t² अपॉन 1 प्लस t² i कैप प्लस 1 अपॉन t अपॉन 1 प्लस t² j कैप प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t² k कैप, ये दिया है। मुझे बोला है t के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको t के रेस्पेक्ट में, आप इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे एंड इसका भी करेंगे। रियल का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। ये वन वेरिएबल का है, तो हम वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं। चलो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। हमें निकालना है इंटीग्रेशन f वेक्टर ऑफ t dt, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसका मुझे करना है t² अपॉन 1 प्लस t²
dt और आई कैप 1 प्लस किया माइनस किया प्लस इंटीग्रेशन t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt जे कैप 1/2 किया। समझ रहे होंगे क्यों कर रही हूं मैं ऐसा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt और ये हो गया मेरा k कैप। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, ये वाली टर्म इसके साथ रखेंगे तो 1 का हो गया t माइनस का tan इनवर्स t, ये हो गया आई कैप प्लस हाफ log, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो log 1 प्लस टी स्क्वायर, log 1 प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस ये हो, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t के कैप। तो ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। इस तरह आप अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और फिर बात करेंगे आप इसके। ठीक है, साथ में आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही है, तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c वेक्टर आप लगा देंगे। तो ये बात हो गई हमारे सिंपली इंटीग्रेशन की। इसके आगे चलते हैं, हमारे पास वेक्टर फंक्शन इंटीग्रेबल है। यदि ये बात तो हमने की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, जनरल हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यदि मुझे दे दिया जाए इसका इंटीग्रेशन करना है a टू b, इसके अंदर a टू b, इसकी लिमिट a टू b है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या, सभी का a टू b इंटीग्रेशन कर देंगे, a टू b कर देंगे। फिर हमारे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप जानते हैं यदि मुझे इस तरह इंटीग्रेशन करना होता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाते हैं। यदि मुझे 1 से 2 इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं 1 to 2 और क्या हो जाता है 4/2 माइनस 1/2 2 माइनस हाफ 3/2 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जब बात लिमिट की आ गई, हमने t की जब लिमिट ही पुट कर दी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल वैसे ही हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ये इजी था, ये मैंने कर दिया है। अब थोड़ा सा जिसमें उस क्वेश्चन के लिए आपको फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, किस तरह डिफाइन होता है। ये तो नॉर्मल था, 11th 12th वाले थे ये तो इंटीग्रेशन। फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, तो आप इंटीग्रेशंस को सोल्व कर पाएंगे। फंक्शंस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, फंक्शंस से हमारे नेट वगैरह में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, वो यूज सब जगह होता है ना। फंक्शंस है, लिमिट है, लिमिट से कभी क्वेश्चन नहीं आता नेट के एग्जाम में, लेकिन वो यूज आती है कहाँ, यदि लिमिट ही नहीं पता तो आप सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, सीरीज है, सीरीज का कैसे करेंगे आप, तो वो सारी बातें होती हैं। तो कुछ चीजें होती है जो बेसिक्स, आपको काउंटिंग ही नहीं आएगी तो आगे कैसे जोड़ कैसे करेंगे आप, प्लस माइनस कैसे करेंगे। तो वही बातें हैं कि आपको ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको करने होते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करना है -1 to 1। चलो कीजिए, आप फंक्शंस को ओपन कीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा -1 to 1 जब इसकी लिमिट है -1 to 1, तो आपको ब्रेक कहाँ करना है, ये ब्रेक करना है -1 to 0। वैसे तो आप मोड वाला फंक्शन देख के समझ गए होंगे कि आपको किस तरह ब्रेक करना है, 0 to 1। कीजिए, चलो तीनों की वैल्यूज निकालिए और कीजिए। मोड टी क्या होता है, देखो टी होता है यदि टी ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस टी होता है टी लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 यहाँ पे हमारे पास 1 तक है, तो हम लिख देंगे यदि हमारा 0 से टी 1 के होगा तो 1, और यदि -1 से 0 होगा तो हम लिख देंगे
ये हमारा माइनस का है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, यदि t की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और यदि -1 से यदि 0 के बीच होगी तो इसकी वैल्यू -1 होगी, और एक सिंगल वन पे इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन जब किसी सिंगल पॉइंट पे 1 होती है तो फिर ये 0 कंसीडर की जाती है। मतलब इंटीग्रेशन किसी एक पॉइंट पे नहीं होता, जब लिमिट लगती है तो पूरे इंटरवल की लिमिट लगती है, तो इस सिंगल पॉइंट के लिए हम बात नहीं करेंगे, आपने पढ़ा होगा ऐसा इंटीग्रेशन में। तीसरा है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में भी बात करें, यदि -1 से t 0 के बीच है तो इसकी वैल्यू होगी t+1, वरना t हो जाएगी यदि 0 से 1 के बीच है। इसमें भी यदि 1 होगी तो वैल्यू 0 आने वाली है, तो वो एक पर्टिकुलर किसी एक सिंगल पॉइंट पे होती है, तो इंटीग्रेशन में इस तरह नहीं करते। तो वैल्यूज आप पुट कर दें, -1 to 1, -1 से 1 के -1 to 0 क्या है हमारा फंक्शन, -1 to 0 -ti कैप प्लस -1 j कैप प्लस t+1 k कैप। आपको इंटीग्रेशन करना है dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, यहां पे पुट करें वैल्यू ti कैप प्लस 0 j कैप प्लस tk कैप dt। तो आप ये इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे, तो कर देते हैं, क्या होगा, -t का -t² / 2 i कैप, लिमिट लगाएंगे -1 to 0 प्लस -t हो गया -1 to 0 j कैप प्लस t² / 2 प्लस t, ये हो गया -1 to 0 प्लस, अब इस वाले का करेंगे t² / 2, इस पे लिमिट 0 to 1 i कैप, इसकी ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया t² / 2 0 to 1 k कैप। सोल्व कर देते हैं, 0 पे वैल्यू 0, और जब -1 रखेंगे तो माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/2 i कैप, इधर भी माइनस हमारा प्लस ही हो जाने वाला है, तो ये आ जाएगा +1 j कैप, और इधर जब हम रखेंगे तो ये तो 0 वाली, ये भी माइनस की वाली टर्म, ये वाला तो रहेगा माइनस का 1/2 और प्लस का -1/2 प्लस 1, नहीं ये माइनस का, हाँ ये प्लस का रहेगा k कैप, ठीक है, प्लस इसमें पुट करते हैं तो ये 1/2 i कैप और इधर हो गया 1/2 ही k कैप। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1/2 and 1/2 i कैप, j कैप भी, और k कैप के लिए ये +1/2 +1/2 प्लस k कैप। ये हमारा आंसर आ गया, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हमारा हो गया आंसर। एक माइनस पहले से है, एक आएगा, अच्छा ये माइनस का होगा, ठीक है, 3 माइनस हो गए ना, तो यहाँ पे माइनस का j कैप, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। किसी को फंक्शन समझ में आए हो तो देखो, मोड टी तो आप सीधा जानते हैं, जब टी की वैल्यू टी पॉजिटिव होता है तो एज इट इज फंक्शन आता है, जब नेगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे पॉजिटिव बना देते हैं, क्योंकि मोड जो फंक्शन है वो वैल्यू को पॉजिटिव करता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटे वाले इंटीजर होता है, ये मैंने वीडियो में आपको बताया है पहले भी।
जब t की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी तो छोटा इंटीजर कौन सा है, 0 आता है, और -1 से 0 होगी तो छोटा इंटीजर कौन सा है, -1। ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आती हैं। जैसे आपके पास 0.5 है तो इसकी वैल्यू 0.5 होगी, और यदि 1.5 है तो इसे क्या लिखेंगे, 1 + 0.5। इंटीजर्स को हम हटा देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शन लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 0.5। तो यदि 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यूज कैसी होंगी, 0 समथिंग होगी, तो वैल्यू सेम आ जाएगी। -1 से 0 के बीच होगी, यदि -1/5 है तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव फ्रैक्शन लेते हैं, तो ये क्या होगा, -2 + 0.5 लिखेंगे, फिर वैल्यू आएगी 0.5। तो ये क्या हो गया हमारा 0.5, क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई हमारी फ्रैक्शनल। किसका निकाला हमने, इसका, इसके साथ हमने 1 को प्लस कर दिया, माइनस का 1.5 था, +1 कर दिया, और वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये हमने 1.5 पे चले गए, हमारी वैल्यू क्या है, -1 से 0, तो -1 से 0 का लेते हैं -0.5, तो इसे क्या लिखेंगे हम, -1 + 0.5। ठीक है, तो पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.5, हम इसका लेंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा जो t है इसमें हमने 1 ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बात हमारे इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन से, आप ये समझिए कि हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह ही करना है, बस हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। वेक्टर का इंटीग्रेशन अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ अलग नहीं है, आगे पढ़ेंगे कुछ अलग आएगा, कुछ रिजल्ट्स आएंगे जहां हम बड़े बड़े फंक्शंस का आंसर इजीली दे देंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन था जो हम आज तक पढ़ते ही आए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम देख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो हमने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़े होंगे, कभी आपने रियल में भी पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट ही लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, यदि हमें इंटीग्रेशन करना है du वेक्टर बाय dt डॉट v वेक्टर प्लस u वेक्टर डॉट dv बाय dt, इंटीग्रेशन dt, तो इसका हम लिखेंगे u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c वेक्टर। यदि इस फॉर्म का कुछ बन रहा है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे u डॉट v। ठीक है, इस फॉर्म का यदि बन रहा है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे u डॉट v। यदि मेरे पास सेकंड फॉर्मूला, यदि इंटीग्रेशन में लिखा है u वेक्टर डॉट du वेक्टर बाय dt, u वेक्टर डॉट du वेक्टर बाय dt, और dt के अलग में इंटीग्रेशन करना है विद t, तो इसका आंसर होगा u स्क्वायर बाय u स्क्वायर, तो क्या ही होगा, मोड u स्क्वायर। देखो वेक्टर में किसी वेक्टर का स्क्वायर नहीं लिखा जाता, आप ऐसे नहीं लिखेंगे u वेक्टर का स्क्वायर। u वेक्टर स्क्वायर का मतलब होता है u वेक्टर डॉट u वेक्टर, और ये हो जाता है मोड u का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे स्क्वायर बाय 2 प्लस, स्क्वायर नहीं होता किसी वेक्टर का, हमेशा इसे हम डॉट फॉर्म में लिखते हैं, और डॉट जब करते हैं तो ये मोड का स्क्वायर बन जाता है। ये यदि ऐसे ना लिखना चाहें तो मैं इसे लिख सकती हूँ u स्क्वायर बाय 2, u क्या है, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, थर्ड रिजल्ट, थर्ड पे आते हैं, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हम यदि थर्ड की बात करें तो यदि मेरे पास है 2 इंटू du वेक्टर बाय dt डॉट d2u वेक्टर बाय dt स्क्वायर, इसका t के रेस्पेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसे हम कुछ मानते हैं, इसका डेरिवेटिव है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
डी यू वेक्टर बाय डी टी का डॉट, ये हमारा हो गया फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना फिलहाल, डॉट डी यू वेक्टर बाय डी टी प्लस सी वेक्टर, या आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ डी यू वेक्टर बाय डी टी का मोड स्क्वायर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। हमने जब डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो जो फॉर्मूले लिखे थे वहीं से ये फॉर्मूले आ रहे हैं, बस रिवर्स है। हमने पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यदि इंटीग्रेशन है डी यू वेक्टर बाय डी टी क्रॉस वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर क्रॉस डी वी वेक्टर बाय डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसकी वैल्यूज आएंगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, u वाले टर्म्स पहले हैं तो u ही पहले आएगा, u क्रॉस v क्रॉस u आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है चीज। अगला रिजल्ट नोट करें पहले आप इसे। फिफ्थ इंटीग्रेशन है हमारा u वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बाय डी टी, डी टू यू बाय डी टी। उनका तो क्रॉस क्या बनेगा, हमने पढ़ा हुआ है ना, इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, तो वहां से आप देखेंगे इनका, यदि इस टाइप से हो u वेक्टर क्रॉस डी टू यू बाय डी टी स्क्वायर, तो ये होगा u वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह आप इसे लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आपको है ना क्वेश्चंस में तो कम मिलेंगे, क्वेश्चन तो हमारे कहाँ से होंगे, थ्योरम्स से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारे बेसिकली थ्योरम्स से होंगे या फिर हमें कुछ सोल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर फॉर्मूला काफी बार पूछा गया है, और सेकंड एंड फिफ्थ ये दोनों फॉर्मूले हमें काफी बार पूछे गए हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होते हैं वहां पे इन्हें पूछा जाता है। तो अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं, आप ये नोट कर ले तब तक। सिक्स नंबर क्या है हमारा, सिक्स नंबर है इंटीग्रेशन 1 बाय आर डी आर बाय डी टी प्लस 1 बाय माइनस 1 बाय आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी। ये आर वेक्टर है, ये आर का मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस आर की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, आर कैप। इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है आर कैप, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको लगाना ही है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप किस तरह कर सकते हैं, देखो आर कैप को आप आर वेक्टर बाय आर लिख सकते हैं हम। ठीक है, फिर उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इस तरह से टर्म मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप ये देख सकते हैं वहां से। और यदि ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है
इफ ए इज कांस्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है, ए हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, तो इंटीग्रेशन ए वेक्टर क्रॉस डी यू बाई डी टी, ए वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बाई डी टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा ए वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। शर्त क्या है, ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर होना चाहिए। देखो क्रॉस तो हम यू वेक्टर के साथ करते तो वहां हमारा फॉर्मूला नहीं बनता, वहां हमें यू की वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव करके फिर हमें ही क्रॉस करके निकालना पड़ता, वहां हमारा फॉर्मूला नहीं बनता यदि ए वेक्टर हमारा कांस्टेंट नहीं होता। तो कांस्टेंट वेक्टर के लिए ये दिया गया है। ठीक है, ये हो गई हमारे कुछ फॉर्मूलाज की बातें, तो इन फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को आप याद रखेंगे और आप इन्हें तब तक नोट डाउन करें। बढ़ते हैं फिर आगे। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा PYQ है, काफी बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, वेरियस एग्जामों में RPSC के द्वारा पूछा गया है और आपके सब्जेक्टिव टाइप जो कॉलेज वगैरह के पेपर होते हैं वहां पे पूछा गया है। देखो हमें R वेक्टर दिया है और R वेक्टर क्रॉस D2R बाय DT का हमें निकालना है। ठीक है, एक तो है हम R निकालें, तो हाँ ये इस क्वेश्चन में या तो ये है R वेक्टर हमारे पास है और फिर हम D2R बाई DT स्क्वायर निकालें, दो बार डेरिवेटिव करके फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, इंटीग्रेशन करें। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, हमें अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका आंसर होता है हमारा R वेक्टर क्रॉस DR वेक्टर बाय DT। हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 to 2, तो हम 1 to 2 इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, I J K, R वेक्टर 5t स्क्वायर t माइनस टी क्यूब dr बाई डी टी tan t 1 माइनस 3t स्क्वायर का मोड। वैल्यू लगानी हमें 1 to 2। चलो पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। आई कैप क्या हो गया, आई कैप के साथ माइनस 3t क्यूब प्लस टी क्यूब माइनस जे कैप माइनस का 15t रेज टू पावर 4 प्लस 10t रेज टू पावर 4 प्लस के कैप के साथ 5t स्क्वायर माइनस 10t स्क्वायर एंड वैल्यू रखनी है 1 to 2। आई कैप ये वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 2t क्यूब माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -5 बचेगा, प्लस का 5t रेज टू पावर 4 जे कैप और ये हो गया माइनस का 5t स्क्वायर के कैप। वैल्यू 1 to 2 हम पुट करते हैं। 2 पुट करी, 1 to 2 डायरेक्टली पुट करते हैं। आई कैप के साथ -2 तो है, आई कैप है -2 है, टी क्यूब 2 क्यूब 8 माइनस 1 7 प्लस जे कैप इंटू 5 टी रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 4 16 माइनस 1 16 माइनस 1 हो गया 15 माइनस का 5 तो है ही के कैप एंड टी स्क्वायर 4 माइनस 1 3। आंसर हो गया माइनस का 14 आई कैप प्लस 15 5 75 75 जे कैप माइनस का ये कितना आया था 3 आया था ना 3 माइनस का 15 के कैप। ऑप्शन नंबर 3। देखो ऑप्शन कैसे हैं, बिल्कुल डिजिट सब सेम है, बस माइनस प्लस में ही किया गया है। कैलकुलेशन गलत, माइनस प्लस में हमारी गलती हो सकती है। सभी सारे ऑप्शंस में सारे डिजिट्स हमारे सेम हैं, सिर्फ माइनस प्लस का थोड़ा सा है, तो माइनस प्लस में एक बार देख ले कि कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ये तब तक आप नोट कर लें। तो क्वेश्चंस हैं हमारे बोर्ड पे।
ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया है उसके जैसा सेम वही चीज पूछी है, इंटीग्रेशन भी वही है, बस एफ चेंज किया है, तो ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ जी एच दिए हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन पूछा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? चलो पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकालते हैं हम। किसका? एफ जी एच का। क्या होता है? मैट्रिक्स बनाते हैं हम। एफ के कोफिशिएंट टी -3 2 1 -2 3 3 t -1। ठीक है, क्या आया? t 2 -3t +3 -1 -6t, सॉरी -60 नहीं, इसके साथ किया। ठीक है, इसका किया 1 माइनस का 9 -1 -9 +2t के साथ t +6, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। थोड़ा सा और कर देते हैं, 2t -3t², ये हो गया -10 -30 प्लस का 2t² प्लस का 12t, ये हो गया माइनस का t², 12 और 2 हो गया 14t एंड -30। ये आ गई हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डायरेक्टली हम लिख दें -t³ 3 +14t²/2 -30t, और वैल्यू कहाँ से? लिमिट है 1 to 2, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? -8/3 प्लस 2 पुट किया 4 to 28 माइनस का 60, 1 पुट किया -1/3 और +7 और माइनस का 30। ये हो गई हमारी टर्म्स। -8/3 +28 -60 +1/3 -7 +30 -30 28 -7 प्लस का 21 -8/3 +1/3, ये हो गया माइनस का 7/3। आई थिंक मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। एक मिनट आप चेक करें कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई है। सॉरी ये एक नहीं, ठीक है, 12 एंड 2 तो 14 ही होने वाला है, तो कहाँ मिस्टेक है इसमें? 2t -3t² -30 प्लस 2t² प्लस 12t, तो हमने ऐड किया -t²। IG का तो है नहीं, ये स्केलर आता है। स्केलर जब इसके ट्रिपल प्रोडक्ट है या 2 का स्केलर प्रोडक्ट है ना, जब भी हमारे 2 या 3 कितने भी वेक्टर्स का या 4 वेक्टर्स का भी करते हैं तो हमेशा स्केलर ही आता है, तो इसलिए हमारी क्वांटिटी आ रही है स्केलर। तो चलो दोबारा से एक बार देखते हैं। माइनस का -3t² प्लस 2t² -t² प्लस 2t 12t 14t -30 इंटीग्रेशन किया -t³/3 14/t² -30t 1 to 2 लगाई, 2 लिमिट लगाई तो आई माइनस का 2⁻³ 8/3 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला था, या फिर आप इसे 7 लिख दो 7t², तो 7 हो गया ना ये, तो 7 × 4 28 -30 × 2 60 -1/3
+7 -30, तो ये हो गया -8/3 +28 -60 +1/3 वैल्यूज तो यही आ रही है, तो ये हो गया -9 -7/3। और देख ले 27 एंड 7 3 एंड 6 7 किया ना, तो 3 एंड 4 -34/3 ये आ रहा है। एक बार आप चेक करें, एक बार वो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो ठीक है, अपनी कैलकुलेशन तो कहीं गलती नहीं है, मुझे लगा कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है, क्योंकि एक्चुअली ऑप्शंस के जो आंसर होते हैं वो इंटीजर टाइप आते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए तो अपना आंसर ठीक है, हो सकता है आंसर मतलब ऑप्शंस भी इस टाइप के वो बना सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर लाइन इंटीग्रल में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।